नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपके साथ आज फिर उपस्थित हूं। मैं आपका मित्र उमेश महादोशी। आज रविवार है। अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के दूसरे भाग में प्रस्तुत हैं कुछ और लोककथाकारों की लोककथाएं। अनूठी लोककथाएं का यह भाग मार्च 2021 के अंत तक प्रस्तावित रूप में जारी रहेगा। इस भाग में सप्ताह में केवल एक दिन यानी रविवार को 2 लोककथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। यह कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के एक अंश की तरह जारी रहेगा। इस भाग की लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 अंक से पूर्व के अंकों से ली गई हैं और उन लोककथाकारों द्वारा सृजित हैं जिनकी लोककथाएं पहले भाग में प्रस्तुत नहीं की जा सकी थीं। अनूठी लोककथा में हमारा प्रयास है कि लघुकथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में आ रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लोककथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, चूंकि यह मंच हम सबका साझा मंच है, इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें। साथ ही अपने इष्ट मित्रों को भी इस मंच का अवलोकन करने और इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि हम आपकी रचनात्मकता को लघुकथा स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान अधिकाधिक पाठकों और श्रोताओं तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें। तो आज की प्रस्तुति में शामिल दोनों लोककथाओं में से एक लोककथा है डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी की परंपरा और दूसरी लोककथा है श्री कस्तूरलाल तागरा जी की लघुकथा जुनून के बाद। डॉक्टर अरुण जी की लोककथा अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2014 अंक में तथा श्री तागरा जी की लोककथा जुलाई-सितंबर 2015 अंक में शामिल है। तो पहले प्रस्तुत है आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी की लोककथा परंपरा। सुबह से ही रमा की आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी थी जो रह रहकर बरस जाती थी। कल रात उसके पति और सास ने साफ कह दिया था, गर्भपात करा लो, हमें लड़की नहीं चाहिए। रमा ने अपनी मां को फोन मिलाया और हेलो के बाद सीधे पूछा, मां, जब मैं गर्भ में आई थी तो तुमने गर्भपात क्यों नहीं कराया था? रमा की मां कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटी, तेरे पिता मेरे साथ थे, किसी ने कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि तेरी दादी तो बहुत खुश थी। रमा को जैसे रोशनी मिल गई। वह उठी और अपनी सास के चरण छूकर बोली, मां जी, आपने पहली संतान के रूप में बेटी पैदा की थी और आज दीदी प्रोफेसर बनकर आपका नाम रोशन कर रही हैं। तब मेरे गर्भ में आ चुकी नन्ही सी जान को मारने का विचार आप क्यों कर रही हैं? रमा की सास चुप थी। बस रमा को लगा कि मां और सास की परंपरा ने ही उसकी अनदेखी बेटी के प्राण बचा लिए हैं। तो यह थी लोककथा परंपरा और अब प्रस्तुत है श्री कस्तूरलाल तागरा जी की लोककथा जुनून के बाद। यद्यपि वह सांप्रदायिक सोच का कभी नहीं रहा,
लेकिन इस बार जब शहर में सांप्रदायिक दंगा भड़का तो दोनों तरफ से खबरें और अफवाहें इतनी गर्म, क्रूर, बीभत्स और वाहियात किस्म की आ रही थीं कि वह भावनाओं में बह गया और उसे पता ही न चला कि कब उसके हाथ में भी चाकू आ गया। उस पर एक जुनून सवार हो गया था दूसरे धर्म के लोगों को मजा चखाने का। उसने चाकू से खूब खेला। दोनों संप्रदायों के सैकड़ों लोगों पर दंगा भड़काने, आगजनी और हत्याओं के मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन वह इसलिए साफ बच गया क्योंकि न तो दौरान दंगा वह मौके पर पकड़ा गया, न ही पुलिस के रजिस्टर में उसका कोई पुराना सांप्रदायिक या क्रिमिनल रिकॉर्ड ही था। दंगे के काफी दिनों बाद एक दिन अचानक उसे 14-15 वर्ष के उस लड़के का ध्यान आया जो दूसरे धर्म का था और कॉलोनी में रद्दी अखबार व कबाड़ वगैरह खरीदने आया करता था। दंगे के बाद से ही वह लड़का उसे कॉलोनी में कभी नहीं दिखा। वह सोचने लगा, कहीं वह दंगों में मार तो नहीं दिया गया। वह लड़के के बारे में चिंतित रहने लगा। प्रतिदिन आस लगाता कि शायद आज वह आए। महीनों गुजर गए, लेकिन वह कभी नहीं आया। अब उसने लड़के के बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया था कि एक सुबह जब वह बाथरूम में नहा रहा था तो बाहर गली में से उसे उस लड़के जैसी आवाज सुनाई दी, रद्दी अखबार बेच डालो, लोहा प्लास्टिक बेच डालो, कबाड़ बेच डालो। तुरंत तौलिया लपेटकर वह बाथरूम से घर के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। गली में आकर देखा तो हाँ, वही लड़का था। अनायास वह खुशी से ऐसे झूम उठा जैसे उसे कोई मनचाही सौगात मिल गई हो। यह थी लोककथा जुनून के बाद। दोनों लोककथाओं पर आपकी प्रतिक्रिया जानकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।